नमस्ते। एक फिल्म, क्या वो सिर्फ मनोरंजन होती है या फिर एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल हथियार भी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही फिल्म का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे हमारा सोर्स धुरंधर नाम देता है। और ये विश्लेषण इस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि फिल्में मतलब सिनेमा हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प एनालिसिस की एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए पहले एक कल्पना की दुनिया में चलते हैं। हमारा सोर्स हमें एक जासूसी फिल्म इमेजिन करने को कहता है। ये एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि असल दुनिया में प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है, और यही इस पूरी विवेचना की नींव है। तो जरा सोचिए, सिनेमा हॉल में बैठे हैं और बड़े पर्दे पर नाम आता है ऑपरेशन बवंडर। कहानी एक बहादुर इंडियन जासूस की है जो दुश्मन देश में एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकला है। तो इस काल्पनिक फिल्म की कहानी क्या है? अच्छा देखिए, हमारा जासूस है पाकिस्तान में और उसे पता चलता है कि 2019 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। वो एक या दो बार नहीं, पूरे 11 बार स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स भेजता है कि 14 फरवरी को पुलवामा में आर्मी के काफिले पर हमला होगा। अब जासूस का जो बॉस है वो सीधा प्रधानमंत्री, जिनका फिल्म में नाम है मिस्टर सुरेंद्र गोभी, उनके पास जाता है, उनको वार्न करता है। लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमला हो जाता है और फिल्म में रियल फुटेज का इस्तेमाल होता है। और क्लाइमैक्स, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें गोभी जी को आईएसआई के साथ मिलकर ये कहते हुए सुनाया जाता है कि ये हमला चुनावी फायदे के लिए होने दिया गया। अब एक सेकंड के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अगर ऐसी कोई फिल्म सच में रिलीज हो जाए तो पहला रिएक्शन क्या होगा? यही ना कि ये तो साफ साफ प्रोपेगेंडा है, एक ऐसी कहानी जो एक असली त्रासदी का इस्तेमाल करके किसी राजनीतिक हस्ती पर देशद्रोह जैसा संगीन इल्जाम लगा रही है। और बस यहीं पर सोर्स अपना सबसे बड़ा दावा पेश करता है। वो कहता है कि ये जो काल्पनिक फिल्म है ऑपरेशन बवंडर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये उस असली फिल्म का ब्लूप्रिंट है जिसकी हम आज विवेचना कर रहे हैं, यानी धुरंधर की। ये काल्पनिक कहानी एक आईना है जो हमें असल फिल्म की सच्चाई दिखाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि क्या हर प्रोपेगेंडा एक जैसा होता है? सोर्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अब हम इसके कोर आर्गुमेंट पर आते हैं कि आखिर क्यों एक अच्छी तरह से बनाई गई प्रोपेगेंडा फिल्म एक बुरी तरह से बनी फिल्म से कई ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सोर्स एक जानी मानी विचारक सुज़ैन सोंटैग को कोट करता है। उन्होंने कहा था, प्रोपेगेंडा तभी असर करता है जब उसे अच्छी तरह से पेश किया गया हो। मतलब बात सिर्फ मैसेज की नहीं है, बल्कि फिल्म की बनावट, उसकी कलात्मकता ही उसके मैसेज को खतरनाक बना देती है। सोर्स प्रोपेगेंडा को दो हिस्सों में बांटता है। एक तरफ वो फिल्में हैं जिन्हें देखते ही शायद खारिज कर दिया जाए, जिन्हें सोर्स बकवास कहता है, जैसे द ताज स्टोरी। लेकिन दूसरी तरफ हैं धुरंधर जैसी फिल्में जो इतनी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होती हैं कि सीट से उठना मुश्किल हो जाता है। और यही फिल्में सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि ये मनोरंजन की आड़ में अपना मैसेज हमारे दिमाग में उतार देती हैं। और इस बात को और मजबूती देने के लिए सॉस इतिहास से एक बहुत बड़ा उदाहरण देता है लेनी रिफेंस्टाल का। वो हिटलर की पसंदीदा फिल्म मेकर थी। उसकी फिल्में टेक्निकली इतनी शानदार थी कि आज भी फिल्म स्कूलों में उनकी पढ़ाई होती है। लेकिन सॉस का तर्क ये है कि हम उसकी कला की तारीफ नाजी प्रोपेगेंडा फैलाने में उसकी भूमिका को नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते। मतलब आर्ट और इंटेंशन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि धुरंधर जैसी फिल्म आखिर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करती है लोगों को प्रभावित करने के लिए? सोर्स एक प्राइमरी टेक्निक की पहचान करता है जो बहुत शक्तिशाली है, सच और झूठ का घालमेल। सोर्स के मुताबिक फिल्म की असली ताकत है सच और झूठ के बीच की बारीक सी लाइन को मिटा देना। ये असली घटनाओं को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करती है और फिर उसमें इतनी कल्पना मिला देती है कि देखने वाले के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि हकीकत कहाँ खत्म हुई और कहानी कहाँ से शुरू हुई। चलिए कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो पहला, ये एक फैक्ट है कि रहमान डकैत नाम का एक असली गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, है ना? लेकिन फिल्म इसमें एक फिक्शनल इंडियन सीक्रेट एजेंट को घुसा देती है। इससे क्या टेकअवे निकलता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर सबवर्सिव एक्टिविटीज कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, ये भी सच है कि 2010 में एक ब्रिटिश कंपनी ने खराब बैंक नोट पेपर सप्लाई किया था।
लेकिन फिल्म इसे ऐसे दिखाती है मानो उस वक्त के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने जानबूझकर एक खराब प्रिंटिंग मशीन पाकिस्तान भेजी हो, मतलब सरकारी देशद्रोही थी। तो देखा कैसे एक सच को एक फिक्शन के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया और खतरनाक नैरेटिव बना दिया जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। सोर्स का तर्क है कि ये फिल्म, जो खुद को एक देशभक्ति फिल्म की तरह पेश करती है, असल में भारत के ही संस्थानों और ऑफिशियल स्टैंड को कमजोर करती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोर्स का तर्क है कि फिल्म सीधे सीधे भारत की दशकों पुरानी ऑफिशियल पॉलिसी के खिलाफ जाती है। भारत ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि वो दूसरे देशों में जासूस भेजता है या कोई कोवर्ट ऑपरेशन चलाता है। लेकिन ये फिल्म क्या दिखाती है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में मिशन के लिए अपराधियों को हायर कर रही हैं। और फिर सोर्स कहानी में एक बहुत बड़ा लॉजिकल फ्लॉ निकालता है। सोचिए जरा, अगर सरकार वाकई में देशद्रोही थी और एक देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास इसका सबूत था, तो वो 10 साल तक चुप क्यों बैठा रहा? ये एक सवाल पूरी फिल्म की कहानी पर ही सवालिया निशान लगा देता है। और ये स्लाइड हमें एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करती है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर किसी एक सरकार की कहानी नहीं है। वाजपेयी सरकार के समय कंधार हाईजैक से पहले भी इनपुट्स थे, मनमोहन सिंह सरकार के समय 26/11 से पहले भी चेतावनियां थीं, और मोदी सरकार के दौरान उरी और पुलवामा हमलों से पहले भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी। तो ये पैटर्न क्या बताता है कि समस्या शायद किसी एक सरकार के देशद्रोह की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की कमजोरियों की है। एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जिसे फिल्म पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे शातिर और शायद सबसे खतरनाक टेक्निक की। एक ऐसी तकनीक जो सीधे सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाती है। अच्छा, डॉग विसल होता क्या है? सोचिए, एक ऐसी सीटी जिसकी आवाज सिर्फ कुत्तों को सुनाई देती है, इंसानों को नहीं। राजनीति में ये एक ऐसा ही छिपा हुआ मैसेज होता है। ऊपर से तो बात बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन एक खास टारगेटेड ग्रुप के लिए उसका एक गहरा सांकेतिक मतलब होता है जो बाकियों को समझ नहीं आता। तो फिल्म में ये डॉग विसल काम कैसे करते हैं? सोर्स कुछ उदाहरण देता है। पहला, पाकिस्तानी किरदार पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह बार बार अल्लाहू अकबर क्यों चिल्लाते हैं? दूसरा, जब कोई पाकिस्तानी विलन मारा जाता है तो बैकग्राउंड में जय हिंद की जगह एक हिंदू श्लोक क्यों सुनाई देता है? और तीसरा, एक किरदार ये कहता है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है। सोर्स का तर्क है कि ये सिर्फ क्रिएटिव चॉइसेस नहीं हैं, बल्कि ये जानबूझकर इस्तेमाल किए गए सांकेतिक इशारे हैं, एक खास राजनीतिक संदेश देने के लिए। और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक पक्ष प्रोपेगेंडा के लिए इतने पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड सेट कर देता है, तो तब क्या होता है जब समय का पहिया घूमता है? क्या होगा जब सत्ता बदल जाएगी और यही हथियार, यही तकनीकें किसी और के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भविष्य के बारे में है। एक बहुत ही जरूरी बात सोचने के लिए।